बांग्लादेश में हिंदुओं को सताने का कट्टरपंथी अभियान लगातार जारी है। ऐसे में अब यहां के 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का सब्र जवाब देने लगा है, जिसका सबूत है चटगांव का ये मंजर जो बीते शुक्रवार को सामने आया। चटगांव में सनातन जागरण मंच के बैनर तले हजारों हिंदुओं का हुजूम उमड़ा तो यहां का ऐतिहासिक लाल दीघी मैदान भगवा रंग से पट गया। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी हिफाजत समेत कई मांगे की, जिन्हें नहीं मानने पर ढाका कूच की चेतावनी दी, लेकिन इसका असर ना होना था और ना हुआ उल्टा ये कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को चुन चुनकर बाहर निकाला जा रहा है, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। कट्टरपंथियों के इस हिंदू विरोधी अभियान के सबसे नए शिकार प्रोफेसर रोंटू दास बने हैं। प्रोफेसर रोंटू दास पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी बीते 2 महीने से इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना ही पड़ा। प्रोफेसर दास चटगांव यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते थे। सिर्फ चटगांव यूनिवर्सिटी ही नहीं, बांग्लादेश के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हिंदू प्रोफेसर्स को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया में प्रोफेसर रोंटू दास का इस्तीफा वायरल है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं। हालांकि सच ये है कि ये इच्छा तो कट्टरपंथी जमात की है, जो बांग्लादेश के सरकारी संस्थानों को हिंदू मुक्त करने में जुटे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, वो तमाम ऑफिसर्स और कर्मचारी कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं, जिनकी पहचान हिंदू है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में आज हिंदू होना गुनाह हो गया है। तभी तो बांग्लादेश की पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हिंदू सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहां की शारदा पुलिस एकेडमी में 252 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स ने ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन इन सभी को अनुशासनहीनता और अनियमितता के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि इनमें से 91 सब इंस्पेक्टर हिंदू थे और इन सबकी बदकिस्मती ये थी कि इनकी नियुक्ति शेख हसीना के शासनकाल में हुई थी। बांग्लादेश की शारदा पुलिस एकेडमी में 60 से ज्यादा एसपी रैंक के ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड भी 20 अक्टूबर को रद्द कर दी गई। यानी इन बड़े ऑफिसर्स को भी फिलहाल सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलेगी। दरअसल कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का मन बना लिया। ऐसे में यहां वो सारे कुकर्म हो रहे हैं जो पाकिस्तान में होते आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म नहीं होते थे, लेकिन तब आरोपियों पर कार्रवाई भी होती थी। जबकि अब तो कहने को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, लेकिन सही मायने में बांग्लादेश की हुकूमत कट्टरपंथी जमात ही चला रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सिर्फ 5 और 6 अगस्त को ही 250 लोग मारे गए। ये तो सिर्फ 2 दिन की रिपोर्ट है। उसके बाद तो बांग्लादेश के 64 में से 48 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए और पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के कम से कम 278 ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। इनमें घर, दुकान और मंदिर शामिल हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश के हिंदू जान बचाने के लिए दूसरे देशों से शरण की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि किसी भी देश के लिए उन्हें पनाह देना आसान नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की हुकूमत से हिंदुओं की हिफाजत करने की अपील की। इसके बाद अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं से देश न छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुजारिश की। वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस अपील का असर कहिए या फिर कुछ और। खबर है कि संयुक्त राष्ट्र की एक टीम बांग्लादेश पहुंची है, जो यहां हिंदुओं पर हमले की जांच करेगी। लेकिन अफसोस कि इस टीम ने गोविंद चंद्र प्रामाणिक नाम के उस आदमी से मुलाकात की जिसे बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का समर्थक कहा जा रहा है, क्योंकि गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी भी हमले से साफ इनकार किया था। हालांकि इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि प्रामाणिक ने यह बात जमात के डर से कही। अब मुमकिन है
कि मोहम्मद यूनुस अपने अंतर्राष्ट्रीय रसूख का इस्तेमाल करेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात झुठला देंगे, लेकिन आए दिन हिंदुओं पर हमले की तस्वीरों को कैसे गलत साबित करेंगे। अभी कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के फरीदपुर से यह तस्वीर आई है। यहां हृदयपाल नाम के हिंदू लड़के को आर्मी के जवान उसके घर से उठाकर ले गए और इस दौरान उसे लगातार पीटा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हृदयपाल पर इस्लाम के अनादर का झूठा आरोप लगाया गया। इससे पहले बांग्लादेश के ठाकुर गांव में एक और हिंदू लड़के आशीष चंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। उसे जान से मारने की कोशिश की गई। जमीन विवाद में कट्टरपंथियों ने आशीष को बेरहमी से पीटा। ऐसे में अब बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले 24 अक्टूबर को बांग्लादेश के गाईबांधा जिले में एक हिंदू कारोबारी श्रीधाम की पीट कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि बिजली बिल के विवाद में उसकी जान ले ली गई। हालांकि हत्या का आरोप अवामी लीग से जुड़े लोगों पर लगाया जा रहा है, लेकिन आरोप तो यह भी है कि कट्टरपंथियों ने हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी और आरोप शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों पर मढ़ दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे सेना और पुलिस का कोई वजूद नहीं रह गया, तभी तो उनके सामने ही शेख हसीना के कथित समर्थकों को मारा पीटा जा रहा है और पुलिस वाले तमाशबीन बने हुए हैं। यकीन ना हो तो इस वीडियो को जरा देखिए, जो बांग्लादेश के मशहूर राजशाही कॉलेज का है। यहाँ फिरदौस प्रिया नाम की ये स्टूडेंट एग्जाम देने आए, लेकिन कट्टरपंथी जमात से ताल्लुक रखने वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जानते हैं प्रिया का कसूर क्या था? उसका कसूर बस इतना था कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्र लीग से जुड़ी थी, जिसे अब यूनुस सरकार ने आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया है। राजशाही कॉलेज में प्रिया को न सिर्फ एग्जाम देने से रोका गया, बल्कि बेरहमी से पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को मिटाने की ऐसी सनक सवार है कि बांग्लादेश छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश छात्र लीग को एक झटके में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। उस पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी छात्र लीग से जुड़े नेताओं पर अब आतंकियों की तरह कार्रवाई की जाएगी। छात्र लीग पर यह कार्रवाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट यानी भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की मांग पर की गई है। ये वही संगठन है जिसके आक्रोश और हिंसक प्रदर्शन के आगे शेख हसीना को घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आलम यह कि छात्र लीग पर प्रतिबंध के बाद अब यूनुस सरकार ने पत्रकारों को भी चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश की मीडिया को छात्र लीग से जुड़ी कोई भी खबर नहीं छापने की नसीहत दी गई है। मोहम्मद यूनुस के सहायक महफूज आलम ने तो यहां तक कह दिया कि छात्र लीग एक प्रतिबंधित संगठन है, ऐसे में मीडिया इसके प्रचार से परहेज करे। अब चर्चा तो इस बात की भी है कि यूनुस सरकार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी पाबंदी लगा सकती है, ताकि आने वाले चुनाव में वो हिस्सा ना ले सके। अवामी लीग और शेख हसीना से नफरत का आलम यह है कि नरसंहार के आरोप में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और अब बांग्लादेश में मौजूद उनके समर्थकों पर एक्शन की तैयारी है। इस कवायद में बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 20 लोगों को सम्मन भेजा है और जिन लोगों को सम्मन भेजा गया है उनमें पूर्व सेना प्रमुख जियाउल एहसान, 10 पूर्व मंत्री और शेख हसीना के 2 पूर्व सलाहकार शामिल हैं। ICT ने सभी लोगों को 18 नवंबर से पहले पेश होने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुसार आंदोलन के दौरान 753 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करार दिया गया है। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अब तक ICT में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत शेख हसीना से नफरत में लोकतंत्र की ही दुश्मन बन गई है और जिस मुल्क की नींव ही पाकिस्तान की तानाशाही और कट्टरता के खिलाफ एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में पड़ी, वहां अब लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। जमहूरियत की सांसें उखड़ रही हैं, वो सांसें कब थम जाएं, कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट से मन नहीं भरा तो अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और अंतरिम सरकार में उसके मुखौटों की आंखों में चुभ रहे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन को फौरन गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति नहीं, सेना प्रमुख वकार उज जमा भी कट्टरपंथियों की और अंतरिम सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति शेख हसीना के राज में हुई। वो पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदार भी हैं और कहा जाता है कि शेख हसीना को देश से निकलने में भी आर्मी चीफ ने ही मदद की। सबसे चिंता और दुख की बात तो यह है कि बांग्लादेश के उस संविधान को खत्म करने की तैयारी है जिसे आजादी के बाद शेख मुजीब ने बांग्लादेश में लागू किया था, जिसके मुताबिक इस देश को कट्टरता की अंधी दौड़ से तौबा कर एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाया गया। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ साथ संविधान भी मौत या यूं कहिए कि हत्या के मुहाने पर है। मतलब कि मोहम्मद यूनुस को इसमें कोई हर्ज नहीं कि सेना प्रमुख कोई कट्टरपंथी बन जाए, राष्ट्रपति उस तबके का कोई बन जाए जिसने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में देश का नहीं बल्कि दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तभी तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर से आतंक विरोधी कानून के तहत लगी पाबंदी हटा ली और अब अवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले 18 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आते ही अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया, जबकि 4 सितंबर को खूंखार आतंकी शेख असलम उर्फ स्वीडन असलम को भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में एक साथ जमानत दे दी गई। मोहम्मद यूनुस की सरकार लोकतंत्र की दुश्मन कैसे बन गई है, इसका एक और उदाहरण अब देखिए। इस सरकार का गठन बांग्लादेश में वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूनुस और उनकी मंडली की जुबां पर सत्ता का स्वाद चढ़ गया है। तभी तो अब अगले चुनाव में हिला हवाली भी की जाने लगी है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में अगला चुनाव 2026 से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। यूनुस सरकार ने साफ कर दिया है कि सिस्टम की सफाई का काम पूरा किए बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब यूनुस सरकार की मंशा शेख हसीना को सत्ता की रेस से पूरी तरह बाहर करना है और इसके लिए उनकी पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी की तैयारी है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव की मांग कर रही है, क्योंकि अब उसे भी यूनुस और जमाते इस्लामी में साठगांठ का अंदेशा सताने लगा है। मोहम्मद यूनुस मशहूर अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में उनकी इज्जत है। वो शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजे गए, लेकिन उनके राज में बांग्लादेश अशांत है। हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे, ऐसे में ब्रांड यूनुस पर गहरा धब्बा लगा है। लेकिन समय अभी गुजरा नहीं है। मोहम्मद यूनुस के पास अभी भी वक्त है। उन्हें जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, वरना उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और फिर इतिहास उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के मुखौटे के तौर पर याद रखेगा।